प्रिंस कुशवाहा और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर जो टॉपिक लगा है उसका नाम है आर्द्रभूमि। हम आज आर्द्रभूमि पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा करने का कारण यह बनता है क्योंकि हाल ही में वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया नाम की एक संस्था है जिसने एक रिपोर्ट जारी की है, एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें साफ शब्दों में उसमें कहा गया है कि भारत की आर्द्रभूमि में 30% की कमी आई है। तो पहला कारण इस वीडियो को शूट करने का या लेक्चर प्रोवाइड करने का कि यह रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि भारत में 30% की कमी आई है आर्द्रभूमि में, और दूसरा कारण ये कि भारत को नए 4 रामसर स्थल मिले हैं रामसर कन्वेंशन के तहत। तो इसका मतलब कि भारत की 4 आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय रामसर आर्द्रभूमि की मान्यता प्रदान की गई है। और आर्द्रभूमि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमपीएससी मेंस और प्री सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखता है। इस वीडियो के माध्यम से आपका रामसर सम्मेलन, रामसर स्थल, आर्द्रभूमि, ये सारे टॉपिक्स हमेशा के लिए क्लियर होने वाले हैं। तो टकटकी लगा के बैठिए और इस आर्द्रभूमि को हमेशा के लिए दिमाग में क्लियर करते रहिए। चलिए हम आर्द्रभूमि की शुरुआत, हम बार बार बात करेंगे आर्द्रभूमि। तो आर्द्रभूमि को इंग्लिश में वेटलैंड कहा जाता है, WETLAND। वेटलैंड, वेट मतलब आर्द्र और भूमि मतलब लैंड। वेटलैंड क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, परिभाषा पर जाने से पहले चलिए एक छोटे से हम डायग्राम की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको 2 पेड़ बताए और ऑब्वियसली बात है पेड़ है तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आपको मिट्टियां दिखेगी, जमीन दिखेंगे। तो यह एक स्थलीय परितंत्र हो गया। स्थलीय परितंत्र मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। यहाँ पर आपको पानी दिख रही है, पानी दिख रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पानी नदी का हो सकता है, समुद्र का हो सकता है। तो कुल मिला के ये जलीय परितंत्र है। ये वाली जो जगह है ये अभी पूर्ण रूप से खाली है। एक तरीके से हम देखें कि यह एक धंसा हुआ स्थल है जहां पर ना तो पानी भरा हुआ है और एक तरीके से पूरी खाली जगह ये आपको डायग्राम में दिख रही है। चलिए अब वेटलैंड क्या होता है उसको समझते हैं इस डायग्राम के माध्यम से। मान लीजिए कि इस जगह पर जहां पर स्थलीय परितंत्र लिखा हुआ है, चलिए कुछ देर के लिए इसको रब कर देते हैं और यहाँ पर मैं बना देता हूँ कुछ बादल। ये हमारे हो गए बादल। और आपको पता है कि जब भी बादल बनेंगे या बारिश जैसा मौसम होगा तो उसके पहले हवाएं चलेंगी तो इसमें से पत्ते गिरेंगे और पत्ते गिरेंगे तो पत्ते धीरे धीरे गिरते यहाँ पर इकट्ठे होंगे। अब जब बारिश होने वाली होगी हवाओं के बाद ऑब्वियसली बात है जब बारिश होती है तो इन जितने भी पेड़ हैं पौधे हैं इनके पत्ते और साथ साथ में जो मिट्टी या मृदा है ये बारिश के पानी के साथ धीरे धीरे इस स्थल पर जमा होती जाएगी। और ऑब्वियसली बात है इनके सभी के साथ बारिश के पानी तो इकट्ठा हो ही रहा है, साथ ही साथ में आप देख रहे हैं कि पानी के साथ साथ यहाँ पर हरे पत्ते भी जमा हो रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर धीरे धीरे कीचड़ या हम जो मिट्टी जो भाव इस स्थलीय परितंत्र से आया है वो भी यहाँ नीचे धीरे धीरे जमने लगा है। अब यह बारिश तो कुछ समय की थी, बारिश चली गई, बादल हट गए। अब हम देखते हैं कि अब इस जगह पर स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए जल भर चुका है। अब जैसे जल भरा हुआ है यहाँ पर तो यहाँ पर धीरे धीरे लाइफ एक्सपांशन शुरू कर देगी, लाइफ के विभिन्न फॉर्म्स यहाँ पर पनपने लग जाएंगे। ये पूरा जो जलीय तंत्र है यहाँ पर धीरे धीरे एक ग्रीन चादर ओढ़ ली जाएगी। इन ग्रीन चादर को बोलेंगे या सफेद छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं इनको मैक्रोफाइट्स कहा जाता है। इसका मतलब ये कि वह दलदली क्षेत्र जहाँ पर छोटे छोटे हरे पादप पाए जाते हैं ऊपरी सतह पर उनको मैक्रोफाइट्स कहते हैं। जब मैक्रोफाइट्स आ जाएंगे यहाँ पर धीरे धीरे तो इसका मतलब इन मैक्रोफाइट्स को खाने के लिए छोटे छोटे यहाँ पर जीव भी आ जाएंगे। जब यहाँ पर छोटे छोटे जीव आ जाएंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर लाइफ के फॉर्म्स इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ यहाँ पर झाड़ियाँ, कुछ यहाँ पर पौधे अपना स्वरूप लेना शुरू कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पहले खाली था, जहाँ पर एक समय पूरा स्ट्रक्चर खाली हुआ करता था, वहाँ पानी के माध्यम से यहाँ पर मिट्टी आई, मिट्टी के माध्यम से धीरे धीरे जो सड़े गले पत्ते या जीवाश्म यहाँ पर इकट्ठा होने लग गए। जीवाश्म मतलब मृत जीव जंतु के अवशेष आने लगे, उसके साथ में मिट्टी आई तो ये कीचड़ एक दलदली उथला हिस्सा बन चुका है और यहाँ पर लगातार पानी भरा हुआ होता है। धीरे साथ ही साथ में हम यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स इकट्ठी हो चुके हैं, कुछ यहाँ पर पेड़ पौधे भी आ चुके हैं। ऑब्वियसली बात है जब जलीय जीव जंतु आएंगे तो पेड़ पौधों पर कीट पतंगे आना शुरू हो जाएंगे। कीट पतंगे आना शुरू हो जाएंगे तो उनको खाने के लिए बर्ड्स आ जाएंगे। बर्ड्स या पक्षी आने के साथ साथ कुछ यहाँ पर सरीसृप आ जाएंगे, कुछ उभयचर आ जाएंगे। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो हो गया आपका एक स्थलीय परितंत्र, ये हो गया आपका जलीय परितंत्र। आपको स्थलीय परितंत्र में इतनी ज्यादा जैव विविधता देखने को नहीं मिलेगी, आपको जलीय
परितंत्र में इतनी ज्यादा जैव विविधता देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब ये क्या देख रहे हैं, कुछ समय पहले तो हिस्सा खाली था, लेकिन बारिश के पानी से भराव होने के कारण यहाँ पर तेजी से जैव विविधता का विकास हुआ और एक समृद्ध जैव विविधता वाला या एक समृद्ध बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र बन गया है। और यह समृद्ध बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र अब इस पूरे तंत्र के इकोलॉजिकली या इस पूरे सिस्टम को पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाना शुरू हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि एक समय यह पूरा स्ट्रक्चर या पूरा ये जो एरिया था खाली था, लेकिन बारिश के साथ साथ कीचड़ आने लगी, गाद आने लगी, मृत अवशेष आने लगे पेड़ों के, पौधों के, जीवों के। तो एक यह दलदली क्षेत्र बन गया, कीचड़ युक्त क्षेत्र बन गया। तो यह हो गया स्थलीय पारितंत्र, ये हो गया जलीय पारितंत्र। और ये जो बीच वाला क्षेत्र दिख रहा है जहां पर बायोडाइवर्सिटी आपको ब्रूम होती हुई दिख रही है, ये इस क्षेत्र को हम आम भाषा में बोलते हैं वेटलैंड। तो आप सभी को इस डायग्राम के माध्यम से, इस थ्योरी के माध्यम से समझ में आ चुका होगा कि आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है। और इस आर्द्र भूमि को अब आसान शब्दों में इस परिभाषा के द्वारा आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या बोलती है परिभाषा कि आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जहां साल भर या साल के कुछ महीनों में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से बारिश हुई थी। तो प्राकृतिक रूप से जल भरा हो सकता है या कृत्रिम रूप से जल भरा हो सकता है। यह जो क्षेत्र आर्द्र भूमि का, यहाँ पर शांत जल भी हो सकता है या बहता हुआ भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है या खारे पानी वाला भी हो सकता है, समुद्र भी हो सकता है या गैर समुद्री भी जल जमा हो सकता है। मतलब कुल मिला के जो जल जमा हुआ है ये मीठे पानी का भी हो सकता है, खारे पानी का भी हो सकता है, समुद्री का भी हो सकता है, गैर समुद्री का भी हो सकता है, शांत भी हो सकता है, बहता भी हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क पड़ता है किस बात से कि जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो। इसका मतलब कि ये जो क्षेत्र है इसकी कुल गहराई जो है ये 6 मीटर से अधिक ना हो। तो आम भाषा में बात करें कि आर्द्र भूमि के लिए सरफेस को गहरा होना जरूरी नहीं है, उसको क्या होना जरूरी है, उथला। ऐसे क्षेत्र को हम बोलेंगे आर्द्र भूमि या ऐसे क्षेत्र को हम बोलेंगे वेटलैंड्स। तो वेटलैंड्स की परिभाषा को हम अगर वापस सरल भाषा में समझें तो वह आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जहां साल भर या साल के कुछ महीनों में प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से, अब यहाँ पर बारिश हुई तो प्राकृतिक रूप से पानी आया, कृत्रिम रूप से भी आ सकता है कि भैया हम लोगों ने यहाँ पर जल भर दिया हो और जल वहां पर सूख नहीं रहा हो। शांत या बहता हुआ, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर स्लो बना हुआ है, जल बह रहा हुआ है, मीठा पानी भी हो सकता है, खारा भी हो सकता है, समुद्र से लगा हुआ तो हो सकता है कि ज्वार के कारण यहाँ पर खारा पानी आ जाए। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि पानी का स्वरूप कैसा है, फर्क पड़ता है कि वहां पर जल भरा हो, साथ ही साथ में वह गहरा ना हो अत्यधिक और ना ही स्थलीय वह क्या हो, उथला हो। तो कुल मिला के ना तो वह स्थलीय पारितंत्र होगा ना ही वो जल पारितंत्र होगा, दोनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र को ही हम क्या बोल सकते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। और यहाँ की जैव विविधता इन दोनों पारितंत्र से सर्वाधिक होती है। तो यह है वेटलैंड की एक सरल परिभाषा और इसी परिभाषा को अपनाया गया है रामसर सम्मेलन में। मिश्र एक बहुत अच्छे पर्यावरणविद हुए और उन्होंने बड़े सरल शब्दों में इसकी परिभाषा की गई कि आर्द्र भूमि कुछ भी नहीं है, वह गहरे जलीय व स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। और इस सेंटेंस को आप आसानी समझ सकते हैं, यह गहरे जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र है और इसी संक्रमण क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि आपको इस डायग्राम या इस थ्योरी के माध्यम से समझ में आ चुका होगा कि इसकी क्या प्रासंगिकता है। इसकी प्रासंगिकता, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इतनी जैव विविधता यहाँ पर जलीय पारितंत्र में नहीं पाई जा रही थी, इतनी जैव विविधता स्थलीय पारितंत्र में नहीं पाई जा रही थी, इतनी जैव विविधता टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में नहीं पाई जा रही थी, एक्वेटिक इकोसिस्टम में नहीं पाई जा रही थी। लेकिन कुछ समय जल भराव क्या हुआ, कुछ समय यहाँ पर पानी क्या भरा, या इस समय कुछ समय यह थोड़ा सा उथला क्या हुआ कि यहाँ पर जैव विविधता बिल्कुल प्रचुर मात्रा में यहाँ पर प्रफुल्लित हो गई और इसी कारण से इसको हमने क्या बोला गया है, वेटलैंड। अब वेटलैंड्स के कुछ उदाहरण जो होते हैं वो क्या उदाहरण है, किसे हम वेटलैंड्स कहेंगे, तो दलदली क्षेत्र, ऑब्वियस सी बात है, दलदली क्षेत्र, कीचड़ युक्त क्षेत्र, उथले नदियों के मैदान, बाढ़ के मैदान, तालाब या झील, ये सारे आते हैं आर्द्र भूमि के अंतर्गत। तो आर्द्र भूमि के सरलतम एग्जांपल में आते हैं दलदली क्षेत्र,
कीचड़ युक्त क्षेत्र, उथले नदियों के मैदान, बाढ़ के मैदान या तालाब या झील। यहाँ पर स्टार करके हम लोगों ने एक फैक्ट लिख रखा है कि वेटलैंड हर तरह की जलवायु में पाए जाते हैं। इतने परफेक्ट हैं ये, इतनी आसानी से प्रकृति वेटलैंड कहीं बनाई थी कि हर तरीके की जलवायु में पाए जाते हैं। केवल अंटार्कटिका को छोड़कर यह सभी प्रायद्वीप पर पाए जाती है। तो हमारे पृथ्वी पर बात की जाती है तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसे छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर आर्द्रभूमि पाई जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने दे रहा हूँ कि पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल के 6% क्षेत्र में आज क्या उपस्थित है? आर्द्रभूमि। तो यह आर्द्रभूमि से संबंधित छोटी सी डेफिनेशन, आर्द्रभूमि से संबंधित छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद आर्द्रभूमि के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जानते हैं कि आर्द्रभूमि इतना ज्यादा जैव विविधता से उन्नत है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हम कैसे मान ले कि यह आर्द्रभूमि आसपास के पारिस्थितिक तंत्र को प्रतिनिधित्व करती है, आसपास के इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, इसमें कैसे जीवन को चलायमान करने की क्षमता है, इसको जानते हैं वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस के लिए। वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस के लिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आर्द्रभूमियों की डेफिनेशन जानने के बाद, आर्द्रभूमि के बारे में पूरा समझने के बाद हमने देखा वेटलैंड्स में दो परितंत्र देखे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। दोनों ही इकोसिस्टम में इतनी जैव विविधता नहीं पाई जाती है जितनी जैव विविधता एक छोटे से आर्द्रभूमि वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका मतलब अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये वेटलैंड्स। तो चलिए जानते हैं क्या है वेटलैंड्स की प्रासंगिकता और यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो जैव विविधता एवं पर्यावरण की दृष्टि से आर्द्रभूमियों की विशेष उपयोगिता है जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें स्थलाकृति के गुर्दे या प्रकृति की किडनी कहा जाता है। भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है। यह हम बात करें इंग्लिश में तो इन्हें किडनी ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है। आप सभी को पता है किडनी ऑफ द लैंडस्केप। तो अगर हम इसके बारे में समझते हैं पहला पॉइंट कि क्या उपयोगिता है या क्या प्रासंगिकता है वेटलैंड्स की, तो इसकी पहली प्रासंगिकता से ही आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि इन्हें स्थलाकृति के गुर्दे कहा जाता है। गुर्दे, किडनी हमारी बॉडी में काम करते हैं ब्लड प्यूरिफिकेशन का। हमारी बॉडी में ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है तो वो किडनी में होता है। यह किडनी क्या करती है कि विषैले पदार्थों को शरीर के बाहर कर देती है या विषैले पदार्थों को ब्लड से अलग कर देती है और ब्लड को प्यूरिफाई कर देती है। अब इसके बारे में जानने के बाद हम लोगों ने देखा कि वेटलैंड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रासंगिकता है। हम लोगों ने एक छोटे से डायग्राम में देखा था अभी कि दो प्रकार के पारितंत्र देखे, स्थलीय पारितंत्र टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये दोनों ही इकोसिस्टम से ज्यादा बायोडायवर्सिटी हमको छोटे से क्षेत्र में मिली और उस क्षेत्र को हमने नाम दिया गया वेटलैंड या आर्द्रभूमि। तो इसकी प्रासंगिकता तो है, इसकी इंपॉर्टेंस तो है। तो चलिए जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आर्द्रभूमि की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रासंगिकता है। तो पहला पॉइंट सारा है कि इन्हें स्थलाकृति के गुर्दे कहा जाता है, इन्हें प्रकृति की किडनी कहा जाता है या इन्हें भूदृश्य की गुर्दे कहा जाता है। इंग्लिश में बोले सॉरी तो इन्हें बोला जाता है किडनी ऑफ द लैंडस्केप। किडनीज, जब भी हम हमारे जीवन में किडनी शब्द आता है तो हम समझते हैं किडनी हमारी बॉडी में होती है और उसका काम होता है कि ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करती है किडनी और साथ ही साथ में ये ब्लड से विषैले पदार्थों को हटा देती है। सेम उसी तरीके से ये जो वेटलैंड्स है, आप देख रहे हैं कि वेटलैंड्स एक कीचड़ युक्त दलदली क्षेत्र है। जब भी यहाँ पर बारिश के माध्यम से या मृदा जो बहते हुए आती है तो यहाँ पर वो इन रूट्स में जो मड है, गंदगी है, वो फंस के रह जाती है, सेडिमेंट्स। और साथ ही साथ में अगर ये पानी फ्लो कर रहा है तो ये पानी को पूरी तरीके से ये प्योरीफाई भी करती है। साथ ही साथ में इन्हें स्थलाकृति के किडनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये वाटर साइकिल, ये जल चक्र को नियंत्रित करती है। जल चक्र के माध्यम से यह वेटलैंड्स के पानी को शुद्ध तो करती है, साथ ही साथ में विषैले तत्वों को भी आर्द्रभूमि से दूर करती है। तो इसलिए इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के कारण इन्हें स्थलाकृति के गुर्दे कहा जाता है। सेकंड पॉइंट आ रहा है इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। एक टेक्निकल टर्म में बहुत जरूरी है, अगर आप आंसर में ये दो पॉइंट्स डालेंगे कि इन्हें स्थलाकृति के गुर्दे कहा जाता है, इन्हें किडनीज ऑफ द लैंडस्केप कहा जाता है, या इन्हें आप डालेंगे कि इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहा जाता है, तो आंसर में बहुत अच्छा इंपैक्ट मिलेगा आपको और एग्जाम में आपको तुरंत अच्छे मार्क्स प्रदान करेगा। तो इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। सुपरमार्केट क्या होता है? सुपरमार्केट एक ऐसा बाजार, एक ऐसा मॉल जहां पर हमें एक ही जगह बहुत सारी चीज देखने को मिल जाती है। हम सुपरमार्केट जाते हैं, वहां हमें एक डिपार्टमेंट में ग्रोसरी मिल जाती है, एक डिपार्टमेंट में स्टेशनरी मिल जाती है, एक डिपार्टमेंट में हमें गारमेंट्स मिल जाते हैं। उसी तरीके से ये जो वेटलैंड है इसे बायोलॉजिकल सुपरमार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के हमें सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले
कि ये जो हरे कलर के छोटे छोटे पादप जो दलदली क्षेत्र में ऊपरी सतह जो हरी चादर होती है, इन्हें मैक्रोफाइट्स कहा जाता है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाद हमें छोटे छोटे यहाँ पर इंसेक्ट्स, कीट देखने को मिलेंगे। जब इंसेक्ट्स होंगे तो इन्हें खाने के लिए बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स होंगे तो इन्हें खाने के लिए सरीसृप या रेप्टाइल्स आएंगे, रेप्टाइल्स होंगे, बर्ड्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उभयचर भी यहाँ पर होंगे, एम्फीबियंस होंगे, एम्फीबियंस होंगे तो इन पर इनका शिकार करने के लिए या इन पर जीवन यापन करने वाले मैमल्स भी आएंगे। तो इसका मतलब ये कि कितने सारे जीव जंतु या कितना समृद्धशाली यहाँ पर वनस्पति और एक जीव जंतुओं का जमावड़ा है। इसी जमावड़े के कारण इन्हें कहा जाता है बायोलॉजिकल सुपरमार्केट। और आप मान के चलिए कि लगभग 40% प्रकृति के जीव जंतु और वनस्पतियां इन वेटलैंड में निवास करती है। लगभग 40% प्रकृति की जीव जंतु और वनस्पतियां इन वेटलैंड्स में निवास करती है। इसी कारण से इन्हें बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आ रहा है कि आर्द्र भूमियां सबसे बड़े कार्बन सिंक है। वेरी नाइस। कार्बन सिंक एक कॉन्सेप्ट जिसे समझना काफी आसान है। सिंक हमारे घर में भी सिंक होता है जहां हम हाथ धोते हैं, झूठे बर्तन रखते हैं, जहां पर हम आम भाषा में बोलते हैं कि झूठे बर्तन या खाने के वह भाग जो हम खाते नहीं है, झूठा हुआ भोजन रख देते हैं। उसी तरीके से वेटलैंड्स एक इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक भी होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक होते हैं? कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो यहाँ उगते हैं, बड़े होते हैं, यहीं मर जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जहाँ उगते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, यहीं मर जाते हैं। कुल मिला के कि यह दिन पे दिन यहाँ की इस आर्द्र भूमि की कार्बन की मात्रा को लगातार बढ़ाते रहते हैं। साथ ही साथ हमें यह कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ इस कार्बन सिंक में कई प्रकार की साइकिल्स भी रन होती है। नाइट्रोजन साइकिल आपको वेटलैंड्स में देखने को मिलेगी, सल्फर साइकिल आपको वेटलैंड्स को देखने को मिलेगी, जल चक्र तो ऑलरेडी आपको वेटलैंड्स को देखने में मिल गया है जिससे यह वेटलैंड्स के पानी को शुद्ध करने का कार्य करता है। तो इतनी सारी साइकिल्स जब चलती है, यहीं के जीव यहीं पैदा होते हैं और इसी में मर जाते हैं, यहीं की वनस्पति इसी में बड़ी होती है, अपने आप की ग्रो करती है और इसी में मर जाती है। तो दिन पे दिन इस क्षेत्र का, इस भूमि का कंटेंट या हम बोले कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि यह स्थलाकृति की या आर्द्र भूमि सबसे बड़े कार्बन सिंक होते हैं। इसलिए यह पॉइंट भी सार्थक है और वेटलैंड अपने इस पॉइंट को पूरी तरीके से जस्टिफाई भी करता है। चौथा पॉइंट आ रहा है आर्द्र भूमियां झील, नदियों और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करके मृदा अपरदन को रोकती है। सॉइल इरोजन, सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता है जब बाढ़ का पानी आता है तो पानी अपने साथ मिट्टी को लेके भी प्रभावित होता है। तो वहाँ की मिट्टी को एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर लेके जाएगा तो वहाँ मृदा अपरदन जरूर होगा। लेकिन हमने देखा कि जब भी यहाँ पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश का पानी और मिट्टी साथ में आई तो इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो कुल मिला के कहा जाता है कि आर्द्र भूमियां झील, नदियों और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करके मृदा अपरदन को रोकने का कार्य भी करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें आर्द्र भूमि की मेरे अनुसार कि आर्द्र भूमियां पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं। दे आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ द वाटर। आपने देखा होगा स्पंज में आप एक मग अगर पानी डाल देंगे तो उसको वो सोख लेगा। उसी तरीके से यह आर्द्र भूमि अपने साइज से लगभग 4 गुना अधिक बड़े साइज के से 4 गुना अधिक बड़ी जलराशि को अपने अंदर समाहित कर सकती है। इसलिए बोला जाता है कि दे आर द स्पंज ऑफ द लैंडस्केप, या इन्हें आर्द्र भूमि पानी के अवशोषक या इन्हें गुड एब्जॉर्बर्स कहा जाता है। तो एक छोटा सा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम दिमाग में रख सकते हैं कि ये एक स्पंज जैसा बिहेव करते हैं और साथ ही साथ में ये पानी के अच्छे अवशोषक भी होते हैं। यह थी इसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रासंगिकता। साथ ही साथ में एक और प्रासंगिकता जो हमें रिसर्च में देखने को मिली कि लगभग 1 बिलियन से अधिक लोग आर्द्र भूमि पर जीवित रहते हैं और या 1 बिलियन से अधिक लोग आर्द्र भूमि पर जीवित रहने हेतु निर्भर है। आर्द्र भूमि प्राचीन काल से ही हमारे जितने भी नदी, तालाब या पोखर होते थे उन्हीं के आसपास आपको बस्तियां देखने को मिलती थी, वहां पर हमें सभ्यता देखने को मिलती है। तो इन आर्द्र भूमियों का पानी, जल पूर्व में प्राचीन काल में लोग सिंचाई के लिए भी यूज करते थे, इसको पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत सारे आज भी वर्तमान में एंटीरियर्स में, रूरल एरियाज में जाते हैं जहां पर हमें जो आर्द्र भूमि देखने को मिलती है। इन आर्द्र भूमियों में पूरे विश्व में आज भी 1 बिलियन जनसंख्या ऐसी है जो अपनी जीविका उपार्जन के लिए इन आर्द्र भूमि पर निर्भर रहती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंस या ये सारी प्रासंगिकता है जो आर्द्र भूमि को अपने आप में एक विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र या एक विशिष्ट इकोसिस्टम बनाती है। ये आर्द्र भूमि की इंपॉर्टेंस। जहाँ इंपॉर्टेंस की बात कर ली हम लोगों ने, तो चलिए बाद में जान कर लेते हैं हम लोग आर्द्र भूमि के प्रकार कितने होते हैं। तो आर्द्र भूमियां 2 प्रकार की होती है, अंतःस्थलीय इनलैंड
तटीय कोस्टल, नाम से पता लग रहा है कोस्टल मतलब ये कि वह एरिया जहाँ समुद्र से या समुद्र के तट से मिलती जुलती या समुद्र के तट वाले पास वाले एरिया को कोस्टल एरिया कहा जाता है। तो तटीय क्षेत्र पर पाए जाने वाली आर्द्र भूमि के एग्जाम्पल कौन से हो गए? तो मैंग्रोव हो गए, कोरल रीफ हो गए, एस्चुरी हो गई और खाड़ी हो गई। अंतरस्थलीय या स्थलीय क्षेत्र में, स्थलीय पारितंत्र में पाए जाने वाली आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है? दलदल बोला जाता है, कीचड़ युक्त भूमि बोला जा सकता है, झील बोला जा सकता है, तालाब बोला सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत में सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि अंतरस्थलीय आर्द्र भूमि पाई जाती है, तटीय आर्द्र भूमि पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक अंतरस्थलीय आर्द्र भूमि पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक दलदल कीचड़ युक्त भूमि, झील, तालाब वाले आर्द्र भूमि पाए जाते हैं। तो यह थी हमारी आर्द्र भूमि के प्रकार। बहुत छोटे और बहुत सरल फॉर्म में हम लोगों ने समझाने की कोशिश की है। क्या इतनी महत्वपूर्ण होने के साथ साथ क्या हम लोग इतना जानकर कि इतनी बढ़िया कार्बन सिंक है, इतना बढ़िया सुपरमार्केट है, तो क्या हम लोगों ने इसका संरक्षण किया? नहीं किया। मानो कि हमेशा से यह प्रवृत्ति रही है कि वह हमेशा प्राकृतिक स्रोतों को या प्राकृतिक जितने भी स्थलाकृति हो उनके साथ छेड़छाड़ या उस पर प्रभुत्व जमाने की हमेशा कोशिश करता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आर्द्र भूमि के विनाश का कारण क्या रहा था। आर्द्र भूमि की इंपॉर्टेंस जानने के बाद चलिए देखते हैं कि आर्द्र भूमि के विनाश का कारण क्या रहा। आर्द्र भूमि के सर्वाधिक विनाश का कारण। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहली बात जो मैंने बताई थी वो ये थी कि इंटरनेशनल वेटलैंड साउथ एशिया जो एक पत्रिका, उसने एक रिपोर्ट जारी की, उसने बताया क्या कि भारत ने 30% आर्द्र भूमि की कमी आई है। भारत में 30% आर्द्र भूमि की कमी आई है और यह सर्वाधिक कमी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में आई है। इसका मतलब कि अगर सबसे बड़ा कारण हम आर्द्र भूमि के विनाश का माने तो वह कारण है शहरीकरण व विकास। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। क्या वाकई ये सही है? बिल्कुल सही है। बेंगलुरु सिटी बस टर्मिनस, अगर हम बात करें बेंगलुरु सिटी बस टर्मिनस जो है, जो बेंगलुरु में बना गया है, यह भी एक दलदली क्षेत्र या पोखर वाले क्षेत्र के भराव के कारण बनाया गया है। कुल मिला के वहां पर एक दलदली क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर उस दलदली क्षेत्र को मिट्टी से बोर दिया गया, कई सारी मिलियन टन मिट्टी को वहां पे डंप किया गया। डंप करने के बाद आज वहां पर हमको बेंगलुरु बस टर्मिनस देखने को मिलता है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देख सकते हैं कि शहरीकरण और विकास का किस तरीके से उसने आर्द्र भूमि के विनाश का कारण बना है, वो है हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील। विश्व प्रसिद्ध हैदराबाद स्थित हुसैन सागर झील, यह भी एक बहुत ही मशहूर आर्द्र भूमि रहा करती थी, लेकिन आज यह अपनी प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन खोती जा रही है, क्योंकि हैदराबाद में स्थित होने के कारण इस हुसैन सागर झील के आसपास कई सारे औद्योगिक प्लांट्स जल गए, कई सारे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे इस झील में छोड़ दिया जाता है, जिससे यह एक बायोलॉजिकल सुपरमार्केट ना रहकर यहाँ पर कई प्रकार से जो प्रजातियां निवास करती थी वो यहाँ तो उनकी मृत्यु हो गई है या उनका जीवन संकट में आ चुका है। तो यह भी एक बुरा हमको एक कारण देखने को मिला है जिससे आर्द्र भूमि का विनाश हुआ है। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण, या अगर हम बात करें कि एक एग्जाम्पल जो हमको बताता है कि आर्द्र भूमि का किस तरीके से शहरीकरण व विकास से आर्द्र भूमि का विनाश हुआ है, वो है चेन्नई बाढ़ 2015। चेन्नई में आप सभी को पता है 2015 में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के कारण नवंबर दिसंबर में भयानक बाढ़ देखने को मिली थी। और जब इस बाढ़ का प्रकोप बिल्कुल अपने चरम पर था तो देखा गया है कि हजारों करोड़ों लोगों, या हम बात करें कि करोड़ों लोगों के जीविकोपार्जन पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव डाला। इस बाढ़ के बाद कई तरीके के ऑपरेशन चलाए गए, इंडियन एयरफोर्सेस ने, एनडीआरएफ ने, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसमें कई राहत पैकेज भी दिए गए। आंध्रा व तमिलनाडु में सबसे ज्यादा इस बाढ़ का प्रकोप रहा था, लेकिन जब इस बाढ़ के बाद यह जाना गया कि यह क्या एक नेचुरल डिजास्टर था या मैन मेड, तो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट में यह दावा किया कि यह एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, यह एक मैन मेड डिजास्टर था। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बताया कि चेन्नई 2015 में जो बाढ़ आई थी उसका मेन कारण था कि यहाँ के वेटलैंड्स का, यहाँ की आर्द्र भूमि का तेजी से विनाश हुआ। वेटलैंड का विनाश किसे बाढ़ का कारण बना?
प्रकाश जावड़ेकर या पर्यावरण मंत्री ने उसको इस तरीके समझाया। उन्होंने क्या समझाया कि जो रिपोर्ट्स बाद में आई थी उसमें निकल के आया कि पूर्व में जहां पर चेन्नई में जो बड़े बड़े आर्द्र भूमि थे वहां पर कॉलोनाइजर्स ने या हाउसिंग सोसाइटी ने उस जगह पर जहां पर पहले कभी जल भरा हुआ करता था वहां पर मिलियन टन ट्रकों द्वारा मिट्टी को डंप कर दिया गया। जब मिलियन टन ट्रकों द्वारा मिट्टी को डंप कर दिया जाएगा, दलदली क्षेत्र में जब मिट्टी डाल दी जाएगी और उसको सपाट जमीन बना दिया जाएगा, तो जब नदियों में बाढ़ आएगी, आपको बता चुका हूं मैं कि इसकी प्रासंगिकता यह थी कि यह एक बहुत अच्छा वाटर एब्जॉर्बर होता है। एक स्पंज में बहुत सारा पानी सोखने की क्षमता होती है। उसी तरीके से आर्द्र भूमि में भी पानी को सोखने की क्षमता थी, लेकिन हम आर्द्र भूमियों को विनाश करते जा रहे हैं। उस पर माफ करिएगा, उसमें हम लोगों ने पक्की सड़क बना दी, उसको कच्चे सीमेंट कंक्रीट रोड से बनाकर उसके ऊपर हम लोगों ने बड़े बड़े बिल्डिंग्स या बड़े बड़े इंडस्ट्रियां तो बना दी, लेकिन जब बाढ़ आई तो वह अधिक बाढ़ के एक्सेसिव फ्लो के पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और पानी शहरों में लोगों के घर तक घुस गया। तो यह तीन एक बेसिक एग्जांपल दिए जो हमें बताते हैं कि शहरीकरण व विकास आर्द्र भूमि के विनाश का सबसे बड़ा कारण रहा है। दूसरा कारण हम बात करते हैं जो आर्द्र भूमि के विनाश का कारण बना, वो बना कृषि गतिविधियां। कृषि गतिविधियों की बात करें तो 1970 की हरित क्रांति के बाद तेजी से लोगों ने जो उनके आसपास के आर्द्र भूमि के क्षेत्र हुआ करते थे उनमें धान उगाना शुरू कर दिया, धान की खेती शुरू कर दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जल भराव यहाँ पर हमेशा रहता था, तो राइस की खेती करना उनके लिए एक फायदे का सौदा बना। इस कारण से जो वेटलैंड्स जहाँ पर कुछ और प्राकृतिक संतुलन बनाया जाने का काम होना चाहिए था, वहां पर अब धान की खेती होने लगी, तो यह भी आर्द्र भूमि के विनाश का कारण बना। प्रदूषण आप सभी जानते हैं कि सीधे नदी नालों को दलदली क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है और यह अपशिष्ट पदार्थ वहां के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वहां के जीव जंतु को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। यह भी एक कारण बना आर्द्र भूमि के विनाश का। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी का दिन पर दिन तापमान बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ने के कारण यह जो आर्द्र भूमि है इसका तेजी से वापोरेशन या वाष्पीकरण होता जा रहा है। वाष्पीकरण होने के कारण तेजी से जितने भी आर्द्र भूमि में जल भरा हुआ है या जल भरा वो सूखते आ रहे हैं, तो यह भी एक बड़ा कारण बना आर्द्र भूमि के विनाश का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक छोटा कारण हम इसे भी मान सकते हैं, विदेशी प्रजातियां, जलकुंभी, सिल्वेनिया, ये ऐसी प्रजातियां हैं जो इन क्षेत्रों में उगती तो है लेकिन अन्य किसी प्रजातियों को उगने नहीं देती है, जिस कारण से वहां पर जैव विविधता काफी कम हो जाती है और यह भी एक बड़ा कारण बना आर्द्र भूमि के विनाश के कारण। तो हम लोगों ने देखा कि आर्द्र भूमि की जितनी प्रासंगिकता होना चाहिए थी, मानव को जितनी कदर करना चाहिए थी, इस विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र की उतनी कदर नहीं की गई और अपने शहरीकरण विकास की दौड़ में बहुत तेजी से इसका विनाश करता चला गया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने तेजी से जंगल या वनों का विनाश किया जा रहा है उसके 3 गुना तेजी से इस पृथ्वी पर आर्द्र भूमि, या हम बात करें उसके 3 गुना तेजी से इस पृथ्वी पर आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स का विनाश किया जा रहा है। इसका मतलब कि जितनी गति से जंगलों का या वनों की कटाई की जा रही है उसके 3 गुना तेजी स्पीड से, गति से आर्द्र भूमियों को नष्ट किया जा रहा है। तो यह काफी चिंता का विषय। इस चिंता के विषय पर चिंतित करते हुए वैश्विक रूप पर कई पहलू है जो हम आगे देखते हैं। आर्द्र भूमि के बारे में अभी तक हम लोग जान चुके हैं, उसकी परिभाषा हम लोगों ने देखी, हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखी, उसकी प्रासंगिकता के बारे में चर्चा करी और अब चर्चा प्रासंगिकता के बारे में करने के बाद हम लोगों ने जाना कि वह कौन से कृत्य थे मानवों के द्वारा जो इसके विनाश का कारण बने। मानव की सदा से ये प्रवृत्ति रही है कि वह पहले किसी भी वस्तु के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में जानता है, उसका अच्छे से दोहन करता है और जब दोहन करने से, अति दोहन करने से जब वो विनाश या विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाती है तब उसके संरक्षण का प्रयास करता है। तो उसी स्तर पर या उसी पहल पर वैश्विक रूप से क्या पहल की गई है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, तो हम उस पहल को शुरुआत करते हुए या उस पहल को हम लोग शुरू करते हैं। उस पहल का नाम है रैमसर कन्वेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, इसे इंग्लिश में रैमसर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। तो रैमसर ट्रीटी पहला और सबसे महत्वपूर्ण कन्वेंशन हुआ जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए या आर्द्र भूमि के उचित प्रबंधन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय देशों का एक के मध्य एक संबंध स्थापित करता है।
कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कैसे विश्व की सभी आर्द्र भूमियों को हम उसका उचित प्रबंधन कर सकते हैं या कैसे उसका उचित संरक्षण कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं रामसार कन्वेंशन। रामसार कन्वेंशन को इंग्लिश में रामसार ट्रीटी भी कहा जाता है। तो रामसार ही क्यों नाम दिया गया? तो 1971 में ईरानी शहर, जो कि ईरानी शहर जिसका नाम है रामसार, तो एक्चुअली यह शहर ईरान में स्थित है। कैस्पियन सागर के दक्षिण किनारे पर स्थित यह रामसार शहर में यह रामसार सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका पूर्ण रूप से उद्देश्य था कि संवहनीय विकास हेतु, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु बुद्धिमत्ता से, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग से, जैसे आपको बताया कि कई देशों के माध्यम से, कई देशों के द्वारा ये ट्रीटी हस्ताक्षरित की गई। तो बुद्धिमत्ता से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आर्द्र भूमि को संरक्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ये संवहनीय विकास हेतु। तो संवहनीय विकास हेतु आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो ईरान के रामसार शहर में आयोजित किया गया। और इसी के कारण से इन आर्द्र भूमियों को रामसार स्थल भी कहा जाता है या इन आर्द्र भूमियों को रामसार साइट्स भी कहा जाता है। तो अगर आपको रामसार साइट्स देखने को मिले, पढ़ने को मिले, तो वन एंड द सेम थिंग आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स का एक और नाम भी हो सकता है या हुआ है रामसार साइट्स, क्योंकि इसके संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन आयोजित हुआ वो हुआ ईरान के रामसार शहर में। इस सम्मेलन में 2 फरवरी 1971 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया और यह सम्मेलन हुआ, जैसा बता चुका हूं मैं, ईरान के रामसार शहर में। इसकी 50वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई जा चुकी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्तमान 2021 चल रहा है और 2021 में इस कन्वेंशन को पूरी तरीके से 50 साल पूरे हो चुके हैं। यह कन्वेंशन 2 फरवरी को इस पर कई सारे सिग्नेटरीज ने हस्ताक्षर किए, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ ये 31 दिसंबर 1975 को। हस्ताक्षर वर्तमान में कितने सिग्नेटरीज देशों में हस्ताक्षर किए हैं? तो कुल 171 देश वर्तमान में हस्ताक्षर कर चुके हैं। 1 फरवरी 1982 को भारत द्वारा यह लागू किया गया। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुख्यालय बोले या सचिवालय बोले, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यह एक छोटा सा फैक्ट्स है जो आपको दिमाग में रखना है और सारे फैक्ट्स जो है ये आर्द्र भूमि से संबंधित है। तो इस पे हस्ताक्षर 1971 को हुए, लागू हुआ 1975 में। वर्तमान में 171 देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत ने इसमें हस्ताक्षर करे 1 फरवरी 1982 में। सचिवालय इसका स्थित है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। अगर हम बात करें तो हस्ताक्षर होने के बाद हुआ क्या? तेजी से विश्व में आर्द्र भूमि को पहचाना गया और उसके संरक्षण के लिए उपाय किए गए और उनको संरक्षित करने के लिए चिन्हित किया गया है। वर्तमान में कुल 2424 बिल्कुल यादेबल टाइप का है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में पूरे विश्व में 2424 ऐसे आर्द्र भूमि को चिन्हित किया गया है जिन्हें रामसार स्थल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है। तो वर्तमान में इनकी संख्या है 2424 स्थल। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। तो विश्व का पहला रामसार स्थल कब घोषित किया गया? तो यह किया गया 1974 में। और किसे दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के कोबर प्रायद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया के कोबर प्रायद्वीप को विश्व का पहला रामसार स्थल भी कह सकते हैं। इसकी शुरुआत जैसा आपको बताया था हस्ताक्षर 1971 में थे और पहला जो रामसार स्थल ये बना 1974 में ऑस्ट्रेलिया का कोबर प्रायद्वीप। अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा रामसार स्थल कहां पर है? तो वो है बोलिविया। बोलिविया एक साउथ अमेरिकन देश है। तो इसमें क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक रामसार स्थल पाए जाते हैं। संख्या के आधार पर हम देखें तो सर्वाधिक रामसार स्थल यूके में पाए जाते हैं। बाबा मैं रामसार स्थल की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये भूले नहीं कि रामसार स्थल वही आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, जिनके बारे में हम लगातार चर्चा करते जा रहे हैं। वही भूमि है जहां पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से ठहरा हुआ या शांत जल, सागरीय या असागरीय जल जमा भरा हो और जिसकी गहराई 6 मीटर से ज्यादा ना हो, ऐसे क्षेत्र को हम आर्द्र भूमि कहते हैं। तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला देश संख्या के आधार पर है यूके। यहाँ पर टोटल 175 रामसार साइट्स हैं या आर्द्र भूमि है। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड रियो नीग्रो है और ये कहां पर है? ब्राजील में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो हम चर्चा कर चुके हैं किस देश में सबसे ज्यादा संख्या के आधार पर, किस देश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा रामसार स्थल कौन सा है? तो वो है ब्राजील का रियो नीग्रो। तो चलिए हम विश्व के स्तर पर बात कर सकते हैं। तो क्यों ना भारत के सब भी लगे चर्चा कर लें। तो भारत में रामसार स्थल के लिए 1985-86 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। तो 1985 आपको पता है भारत ने हस्ताक्षर करे थे 1980
टू में, और 1985-86 में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, और जिसमें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अब तक 115 वेटलैंड को चिन्हित किया गया, और उन 115 वेटलैंड को में से 115 वेटलैंड में से 46 आर्द्रभूमि को अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि की मान्यता प्रदान की गई है। तो हम लोगों ने, भारत ने तो कुल 115 चिन्हित किए थे, लेकिन उनमें से केवल वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यता वर्तमान में 46 आर्द्रभूमि को मिल चुकी है। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो 46। अगस्त 2021 में 4 और जोड़ दी गई है, जिन्हें मिलाकर इसकी कुल संख्या 46 हुई है। अगस्त 2021 के पहले इनकी संख्या 42 थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत से संबंधित कुछ आंकड़े। भारत का पहला रामसर स्थल आरएस लिखा है, मतलब रामसर साइट्स कौन सा है, तो चिल्का लेक, आप सभी को पता है, उड़ीसा में, और केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क और चिल्का लेक 1 अक्टूबर 1981 के भारत के पहले रामसर स्थल घोषित हुए। अगर हम बात करें भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल, तो केरल स्थित वेम्बनाड झील, केरल स्थित वेम्बनाड झील सबसे बड़ी लघु झीलों में से एक कह सकते हैं हम लोग। तो यह सबसे बड़ा भारत का रामसर स्थल है, जो लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल, तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका झील, जो केवल 20 हेक्टेयर का है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट्स या रामसर स्थल है रेणुका झील, जो केवल 20 हेक्टेयर का है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। तो हम लोगों ने देखा अभी कि भारत का पहला रामसर स्थल था चिल्का लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है वेम्बनाड, जो 1.5 लाख हेक्टेयर से भी लगभग बड़ा है। सबसे छोटा रामसर स्थल है रेणुका झील, जो केवल 20 हेक्टेयर का है। भारत में सर्वाधिक आर्द्रभूमि या रामसर स्थल की बात करें तो किस राज्य में, तो यूपी में। वर्तमान में भारत के यूपी राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल है 8। जब हम यूपी की बात करें तो हमारे पहले एमपी की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में एकमात्र केवल जो रामसर स्थल है वो भोपाल में स्थित है, जिसे भोजताल भी कहा जाता है। तो वर्तमान में जो एकमात्र रामसर स्थल जो भोपाल में स्थित है उसे भोजताल कहा जाता है। इसे रामसर स्थल की मान्यता 19 अगस्त 2002 में की गई, इसलिए इसको स्पेसिफाई किया गया क्योंकि हमारे एमपी से रिलेटेड है। आप सभी जानते हैं कि भोपाल की नगरी को झीलों की नगरी कहा जाता है। वर्षों से भोपाल के नागरिक पीने के लिए, सिंचाई के लिए झीलों का पानी यूज करते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे भोजताल से कई झील अपनी प्रासंगिकता भी खोती जा रही हैं। उसका कारण वही शहरीकरण और मानवीय विकास। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम इतना चर्चा करने के बाद हम बात करते हैं उन 4 रामसर स्थल की जिन्हें भारत में अगस्त 2021 में जोड़ा गया। लेक्चर शुरू करने से पहले हमने बताया था कि हमने यही टॉपिक क्यों शुरू किया गया, क्योंकि भारत की 4 आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय आर्द्रभूमि की मान्यता प्रदान की गई। तो वो 4 नई कौन सी है देख लेते हैं। तो पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह हरियाणा में स्थित है। यह प्रवासी जलीय पक्षी के लिए फेमस है। तो इसका मतलब ये, तो आपको दोनों चीजें याद रखना है कि 4 नई जो जोड़ी है रामसर स्थल, पहली जो जोड़ी गई है उसका नाम है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और ये प्रवासी जलीय पक्षी के लिए काफी फेमस है। दूसरा जो जोड़ा गया है भिंडवास अभ्यारण्य, यह भी हरियाणा के झज्जर में स्थित है, और यह मीठे पानी की कृत्रिम मानवीय झील है। तो कृत्रिम झील है, मानव द्वारा निर्मित है, तो आर्टिफिशियल मीठे पानी की झील है भिंडवास। ये दोनों ही ये झज्जर में स्थित है भिंडवास अभ्यारण्य, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम हरियाणा में, ये दोनों हरियाणा में है। तो हरियाणा को 2 नए रामसर स्थल मिले। तीसरा थोल लेक अहमदाबाद, ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, और यह थोल लेक अहमदाबाद में लगभग 200 से अधिक प्रवासी प्रजाति, या हम बात करें कि प्रवासी पक्षी प्रजातियों के लिए फेमस है, इसलिए थोल लेक अहमदाबाद को भी एक रामसर स्थल में जोड़ा गया है। और चौथा है वाधवाना गुजरात। वाधवाना गुजरात भी यह एक प्रवासी पक्षियों का शरण स्थल है, जो सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षी हैं उनको ये शरण प्रदान करता है। तो कुल 4 रामसर स्थल जोड़ी गई। तो फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। थोल लेक वाधवाना ये दोनों गुजरात की हैं, सुल्तानपुर भिंडवास ये दोनों हरियाणा की है। तो टोटल 42 + 4 वर्तमान में भारत में कुल 46 रामसर स्थल है। तो यह था हमारे रामसर स्थल। ये वैश्विक रूप से जो पहली पहल की गई रामसर स्थल ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए जब पहली पहल की गई, तो देखा गया है कि कई जगह
क्या हुआ कि रामसर स्थल या रामसर साइट्स तो घोषित कर दिए गए, लेकिन एक बार घोषित करने के बाद उन पर बहुत ज्यादा सरकार द्वारा या अधिकारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। तो उसी के लिए या उस पर सतत निगरानी करने के लिए एक और पहल की गई, और उस पहल का नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। जी हाँ, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये एक और पहल शुरू की गई, और यह पहल शुरू करने का कारण रहा था कि जिन स्थलों को पूर्व में ही रामसर स्थल घोषित किया गया है उन पर सतत निगरानी की जा सके। तो क्या है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड? यह एक रजिस्टर है। यह क्या है? रजिस्टर जिसमें सारी चीजों की हम एंट्री करते हैं। इस रजिस्टर में अंतरराष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्रभूमियों को रखा जाता है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्रभूमियों को रखा जाता है जो तकनीकी विकास के कारण, प्रदूषण के कारण, मानवीय हस्तक्षेप के कारण अपनी प्रासंगिकता को खो चुका है, या उसके पारिस्थितिक स्वरूप में नकारात्मक परिवर्तन आया है, या आने वाला है, आने की संभावना है। बड़ी सरल भाषा में अगर कहा जाए तो वे सारे आर्द्रभूमि स्थल जो रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उनकी निगरानी के लिए एक रजिस्टर बनाया गया है जिसका नाम है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। यह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन रामसर स्थल को रखा जाता है जो पूर्व में रामसर स्थल तो थे, लेकिन मानवीय हस्तक्षेप के कारण, शहरीकरण के कारण यह अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। प्रासंगिकता खो चुका है मतलब अब वो बहुत हद तक एक बायोलॉजिकल सुपरमार्केट नहीं रहा, अब वो बहुत हद तक एक बड़ा कार्बन सिंक नहीं रहा, या हम बात करें मोटे मोटे तौर पर अब वो बहुत हद तक एक समृद्ध जैव विविधता वाला आर्द्रभूमि नहीं रहा। तो वे सारे आर्द्रभूमि जो अपनी प्रासंगिकता को खो चुके हैं उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। और इस रिकॉर्ड में भारत का पहला जो रामसर स्थल को रखा गया वो था केवलादेव नेशनल पार्क। तो भारत का पहला रामसर स्थल भी केवलादेव नेशनल पार्क था, और पहला अपनी प्रासंगिकता खोने वाला भी कौन सा बना? केवलादेव नेशनल पार्क। इसे 1990 में रखा गया। 1993 में इसमें दो रामसर स्थल को जोड़ दिया गया, ओडिशा की चिल्का झील व मणिपुर की लोकतक झील। मणिपुर की लोकतक झील और ओडिशा की चिल्का झील को भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रख दिया। रखने का तात्पर्य ये कि अब ये अपनी प्रासंगिकता खोए जा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मानवीय विकास के कारण ये विनाश के दौर पर जा रहे हैं। जब भारत सरकार जागा कि उसके 3 रामसर स्थल को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा गया, तो उसने तेजी से प्रयास करना शुरू करे, और उसके प्रयास के हमको कुछ लाभदायक फल भी देखने को मिले। और ये मिले कि 2002 में सरकारी प्रयासों से चिल्का लेक में उत्पन्न पारिस्थितिक संकट का समाधान कर लिया गया, तथा जिसके कारण इसे मॉन्ट्रेक्स सूची से बाहर कर दिया गया। इसका मतलब ये कि शुरुआत में 1990 में केवलादेव को रखा गया, 1993 में चिल्का लेक और लोकतक झील को रख लिया गया, तो टोटल 3 हो चुके थे। लेकिन सरकार ने प्रयास करा और चिल्का लेक को वापस से उसकी प्रासंगिकता लौटाई। और वर्तमान में अगर देखा जाए भारत में कितने ऐसे रामसर स्थल है जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, तो केवल 2 है, और वो है मणिपुर की लोकतक झील और केवलादेव नेशनल पार्क। तो ये सारे वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयास, और जब वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाए और जन भागीदारी नहीं की जाए तो कोई महत्वपूर्ण हम इसको कदम नहीं मान सकते। तो महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए, जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वेटलैंड डे भी घोषित किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मैंने आपको बताया 2 फरवरी 1971 में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को घोषित किया गया। सन 97 से यह सतत मनाया जा रहा है। तो यह भी एक वैश्विक प्रयास है जिससे हम जन भागीदारी बढ़ा सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, आर्द्रभूमि की इंपॉर्टेंस को बता सकते हैं, आर्द्रभूमि के प्रति लोगों की जन भागीदारी, जागरूकता को बढ़ाने के लिए हर साल 2 फरवरी को 1997 से माफ कीजिएगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जा रहा है। और इस बार सन 2021 में वर्ल्ड वेटलैंड की जो थीम रही थी वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो थी वेटलैंड्स एंड वाटर। तो 2021 में जो थीम रही थी, यहां मैं लिख रहा हूं विद्यार्थियों, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो रही थी वेटलैंड एंड वाटर। तो कई बार पूछ ली जाती है कि वर्ष 2021 की विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या रही थी, तो वह थी वेटलैंड एंड वाटर। तो ये सारी पहल तो वैश्विक स्तर पर की गई। ऑब्वियस सी बात है, जब वैश्विक स्तर पर की जाएगी तो भारत अपने स्तर पर भी करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत ने अपने स्तर पर क्या पहल की है, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि अब इस आगे की ओर भारत किस ओर देख रहा है, आर्द्रभूमि की ओर। चलिए शुरू करते हैं।
वैश्विक स्तर पर तो हम सारी पहल देख चुके हैं कि किस तरीके से रामसार साइट्स या रामसार स्थल की रामसार कन्वेंशन के तहत रामसार स्थल की स्थापना की गई। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या थे, कितना बड़ा क्षेत्रफल में रामसार स्थल है पूरी भूमि पर, किस देश में कितना ज्यादा, ये सारी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जैसा बताया था अगली चर्चा आती है कि भारत द्वारा क्या पहल की गई। तो भारत द्वारा जो पहल की गई है वो ये है कि आर्द्रभूमि संरक्षण, बहाली और प्रबंधन के लिए चेन्नई में राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के एक भाग के रूप में देश का पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया। सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्थापित किया गया। इसका मतलब ये है कि भारत के द्वारा अगर पहल का पूछा जाए, सिर्फ ये दिमाग में रखिएगा कि सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट जो सेंटर है वो स्थापित किया गया चेन्नई में, जो एक इकाई के रूप में कार्य करेगा, जो पूरे भारत भर में आर्द्रभूमि को चिन्हित करेगा, उसके प्रबंधन एवं संरक्षण के रूप में या उनके संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करेगा। दूसरी जो पहल की गई वह यह की गई कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना बनाएगी 2015 में। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम के संरक्षण हेतु भी एक राष्ट्रीय योजना बनाएगी 2015 में बनाएगी। और नवीनतम जो कार्य किया गया है कि भारत द्वारा आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए वह यह की गई कि आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 बनाया गया। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। वो क्या पॉइंट्स है कि इस आर्द्रभूमि रूल्स, इसको आर्द्रभूमि रूल्स 2017 भी कहा जाता है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन रूल्स 2017 के तहत स्थायी प्रकृति का कोई भी निर्माण इन क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि आर्द्रभूमि के विनाश का सबसे बड़ा कारण रहा है शहरीकरण एवं मानवीय विकास कार्यक्रम या शहरीकरण। तो स्थायी प्रकृति का कोई भी निर्माण इन क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। दूसरा, इस रूल्स के तहत कि इन क्षेत्रों में अवैध शिकार पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। तीसरा, किसी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को ही प्रतिबंधित करेगा। कई बार इन आर्द्रभूमियों में अतिक्रमण हो जाया करता था और उन अतिक्रमणों के कारण आर्द्रभूमि अपनी प्रासंगिकता खो देते थे। तो उसी के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम 2017 कहता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ में पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देशित किया गया है कि वह एक आर्द्रभूमि प्राधिकरण बनाए तथा अपने संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए खुद ही नीति या नियम बनाए। तो ये सारे पहल भारत द्वारा किए गए। सरकारें तो अपने द्वारा प्रयास करती रहेंगी, लेकिन अब समय आ गया है कि जन भागीदारी भी बढ़ाई जाए और हम लोग आज ये अपने नए नवीनतम विचारों को अपनाएं, डिजिटली लोगों को जोड़ें, सोशल नेटवर्किंग के द्वारा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा, सोशल मोबिलाइजेशन के द्वारा लोगों को बताएं कि आर्द्रभूमि की क्या प्रासंगिकता है। तो इसी निष्कर्ष के साथ कि हम जन भागीदारी को बढ़ाएंगे, सोशल मोबिलाइजेशन करेंगे, साथ ही साथ हमें अपने लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आर्द्रभूमि हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, पर्यावरण को सही सकारात्मक प्रभाव डालती है, यह बताना भी हमारा कर्तव्य है। तो इसी निष्कर्ष के साथ इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग हियर। दिस इज प्रिंस कुशवाहा, डॉक्टर प्रिंस कुशवाहा, एंड सी यू, बाय बाय, टेक केयर।